हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विजन इसके करंट अफेयर्स जो कि अगस्त मंथ की है। तो चलिए, हमारी बहुत सी आर्टिकल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कल्चर हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके। एथिक्स भी आपका हो गया, तो गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। 3 स्कीम है यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा स्कीम जो कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। समृद्धि स्कीम है एंड देन यहाँ पे उभरते सितारे फंड। तो ये फंड किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के साथ। सबसे पहली है यहाँ पे समग्र शिक्षा स्कीम। तो इसके बारे में समझिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि जो समग्र शिक्षा स्कीम्स है किसके लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए। तो इसको अभी एक्सटेंड करना है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2026 तक, यानी कि 5 ईयर्स के लिए इसको और एक्सटेंड करना है। तो अभी एक्सटेंड हो चुका है, तो दैट्स वाई ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, देखिए समग्र शिक्षा स्कीम है, इट मीन्स कि एजुकेशन के ऊपर है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, और लर्निंग आउटकम, बच्चों की क्या सीखने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। सोशल और जो जेंडर गैप है, स्कूल में आप देखते हो कि लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, लड़कियों की संख्या कम होती है। तो इसको यहाँ पे जो ये डिफरेंस है इसको यहाँ पे कम करना है। साथ ही इंश्योर करना है कि क्वालिटी और इंक्लूसिव हो। इट मीन्स कि सारे लेवल जो स्कूल एजुकेशन का है वो यहाँ पे क्वालिटी के साथ और सारे बच्चों को यहाँ पे मिले। इंश्योर करना है कि मिनिमम स्टैंडर्ड यानी कि स्कूल प्रोविजंस होनी चाहिए, और वोकेशनलाइजेशन करनी है इस एजुकेशन की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन आप जो है कुछ सब्जेक्ट डिफाइन कर लो, उसी में बच्चे रट रट के याद करते करते एग्ज़ाम दे दें। कुछ उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ भी उनको सिखाना है, प्रैक्टिकल भी उनको देनी है, इस तरीके का काम करना है। स्टेट को सपोर्ट करना है कि वो राइट ऑफ जो चिल्ड्रन है टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019 इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए बेटर तरीके से, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसको भी रिकमेंड करें। एम्फेसिस करना है जो कि एक्टिविटी बेस्ड जो करिकुलम है और जो पेडागॉगी है उसको यहाँ पे आपका एम्फेसिस भी करना है, स्ट्रेंथन करना है। और जो SCERT और स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है और जो डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, इन सबको यहाँ पे स्ट्रेंथन करनी है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर्स को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करनी है, इसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है। फीचर क्या है कि समग्र शिक्षा इट मीन्स की इंटीग्रेटेड स्कीम्स है यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसको बेसिकली 2018 में लाया गया था। इसके तहत जो पहले से बहुत सारी स्कीम चल रही थी उसको सबस्यूम करके एक बड़ी स्कीम लाई गई थी, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, टीचर एजुकेशन है। तो इन 3 स्कीम को मिलाकर एक निचोड़ बनाकर एक बड़ा स्कीम लाया गया था। इस स्कीम की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्कीम है, इट मीन्स कि स्कूल एजुकेशन तो है ही, जिसमें कि आपका प्री स्कूल से लेकर क्लास 11-12 तक को कवर किया जाएगा। साथ ही इस स्कीम का टारगेट है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, देखिए इतने सारे मैं आर्टिकल्स आपके साथ डील करती हूँ जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमेशा डील करते रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि बैठ के तो आपको 17 गोल को रटने की ज़रूरत ही नहीं है। डेली आप बेसिस पे आप मेरे लेक्चर देखते रहोगे तो आपको 1 साल के तहत जो है सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि इतना डिस्कस करती हूँ। अब ये देखिए एजुकेशन फॉर ऑल है जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, तो इसको यहाँ पे पूरा करना है, इसकी टारगेट को अचीव करनी है। इस स्कीम में क्या है कि इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे अकेले पूरा पैसा देंगे, जिस स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ के राज्य का सरकार जो है कुछ 50% या फिर 40% ऑफ मनी वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। नेशनल लेवल पे आप देखो कि ये गवर्निंग काउंसिल होंगे जिनको कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि आज के डेट में आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो यहाँ पे साथ देंगे। साथ ही जो फंड शेयरिंग रखा गया है वो सेंटर और स्टेट के बीच में इस तरीके से कि नॉर्मल स्टेट में आप देखो 60% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है। लेकिन 8 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इसमें 90% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, एंड रेस्ट ऑफ द 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और 3 हिमालयन स्टेट का भी। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो, हाँ, दिस इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। 100% ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है यूनियन टेरिटरी के लिए, क्योंकि जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है तो 100% हो गया। मेजर इंटरवेंशन है, इट मीन्स कि हर एक तरीके से यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्कूल में ध्यान दी जाएगी, जेंडर पे ध्यान दिया जाएगा, इक्विटी पे ध्यान दी जाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बच्चियों हर किसी को यहाँ पे एजुकेशन मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन का जो भी यहाँ पे प्रावधान है वो पूरा होना चाहिए। ट्रेनिंग वगैरह बेटर तरीके से दे, मॉनिटर करे, प्रोग्राम मैनेजमेंट हो, और नेशनल कॉम्पोनेंट की बात की जा रही है। आउटकम्स अगर इस स्कीम का देखें तो क्या निकल कर आएगा
कि हमारे देश में एक यूनिवर्सल एक्सेस हो पाएगा। इट मीन्स कि एजुकेशन जो है, आप कोई भी एजुकेशन से दूर नहीं रह पाएगा, सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से बेटर क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेगी। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। इट मीन्स कि पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को और भी जो अतिरिक्त यहाँ पे चीज़ें होती है, चाहे वो गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर आपका इंडोर स्पोर्ट्स हो, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या फिर कुकिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, इन सब फील्ड में बच्चों को उत्तम बनाया जाएगा। साथ ही जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसको भी स्ट्रेंथन की जाएगी, बिकॉज गुरु के बिना शिष्य अधूरे हैं। तो जब तक हम लोग बात करें कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो देगा कौन? टीचर देंगे। तो टीचर की भी यहाँ पे पोजीशन को बेटर करना है, उनके लिए भी यहाँ पे जो है एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। न्यू इंटरवेंशन में यहाँ पे समग्र शिक्षा जो स्कीम है, ये कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया है किसमें, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। जैसे कि प्री प्राइमरी की बात की जा रही है तो यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा मास्टर ट्रेनर्स, जिसमें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटर सर्विस टीचर को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और प्रोविज़न होगा कि 500 पर चिल्ड्रन जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी जो है उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो वो उनके लोकल में जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा सके। इसी के साथ निपुण भारत है। निपुण भारत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जिसमें कि ये इंश्योर किया जाएगा कि हर एक बच्चे जो है वो जो भी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और जो सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, न्यूमरेसी हो, ये सारी चीज़ें सीख सके। साथ ही निष्ठा भी है। निष्ठा जिसमें कि ये बातें की जाती है कि टीचर और जो बच्चों की रिलेशन है उसको और ज़्यादा बेटर करना है। एलिमेंट्री लेवल पे आप देखो क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है स्टेट कमीशन को। यहाँ पे 50 रुपीज़ यहाँ पे पर एलिमेंट्री स्कूल में उस राज्य में दिया जाएगा। सेकेंडरी लेवल पे क्या है कि एक्सेस को यूनिवर्सलाइज करनी है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल आते आते कई बच्चियों की आप देखो कि ड्रॉप आउट्स हो जाती है, क्योंकि कई गरीब फैमिली उनको पढ़ा नहीं पाती है, या फिर लड़कियों की सेफ्टी के कारण उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, या फिर और भी रीज़न होते हैं जिसके कारण आप देखो कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता। तो क्योंकि ये एक्सेस होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक एक्सेस होना चाहिए, तो इस चीज़ को यूनिवर्सलाइज करना ज़रूरी है। क्वालिटी और इनोवेशन की बात कही जा रही है कि हर एक लेवल पे होनी चाहिए, 360 डिग्री हो, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होनी चाहिए। इक्विटी और इंक्लूजन की बात करें तो सारे जो यहाँ पे आपके KGBVs है तो उनको अपग्रेड करना है क्लास 12 तक, और जो फिनेंशियल सपोर्ट है वो यहाँ पे आपका इन्हेंस करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि आपका सपोर्ट करना है वोकेशनल एजुकेशन भी, जो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, यानी कि सरकार के द्वारा जो मदद किया जा रहा है स्कूल, उसमें भी आपका वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ICT और डिजिटल इनिशिएटिव भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका लैब वगैरह भी हो, स्मार्ट क्लासरूम हो जिसमें डिजिटल बोर्ड हो। डिजिटल बोर्ड कहने का मतलब है कि आपका आप देखते हो कि आज के डेट में वाइट बोर्ड आ गए हैं। पहले क्या था कि हमारा ब्लैक बोर्ड होता था, चौक होता था, ठीक है। तो ये सब नहीं हो, स्मार्ट क्लासरूम हो, वर्चुअल क्लासरूम हो, और साथ ही साथ सपोर्ट हो सोशल ऑडिट के लिए। एटलीस्ट 20% जो स्कूल पर ईयर है वो यहाँ पे कवर होना चाहिए, और लैंग्वेज टीचर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स कि जिस भी एरिया में, जिस भी राज्य में, जैसे कि आपको पता है कि हर राज्य की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज के बच्चों, उस लैंग्वेज के टीचर को अपॉइंट करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाए तो उनको लोकल लैंग्वेज में ज़रूर समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सो समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें कि आप बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए, इसकी फीचर्स भी भर भर के हैं, तो आराम से इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं समृद्धि स्कीम। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक न्यू स्कीम लॉन्च किया गया, जिसका नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ MITI फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और इसकी फुल फॉर्म है क्या, तो समृद्ध की। ऑब्जेक्टिव यही है कि अपकमिंग जितने भी यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेटर्स हैं, या फिर जो एक्सेलरेट यहाँ पे स्टार्टअप्स है, IT बेस्ड जो स्टार्टअप्स है उनको यहाँ पे सपोर्ट करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट करना है, उनको सपोर्ट करना है। स्टार्टअप्स को यहाँ पे सपोर्ट करना है कैसे, तो कस्टमर कनेक्ट प्रोवाइड करके, इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोवाइड करके, इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो सके, तो कुछ चीज़ें उनको बेसिक तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है उनको भी एक अच्छा बेस मिलेगा। MITI स्टार्टअप हब की अगर हम लोग बात करें तो ये नोडल एंटिटी है जो कि MITI इस मिनिस्ट्री के तहत है, जो कि MITI की जो विज़न है वो फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट करना है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका क्रिएट करना है। इसमें क्या है कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन है, फैसिलिटेशन है, और मॉनिटरिंग सेंटर है, जिसमें कि सारे जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, स्टार्टअप को भी एक मिलाने की ज़रूरत है। इनोवेशन रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ इस मिनिस्ट्री के तहत हो रही है उनको भी यहाँ पे एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे MITI स्टार्टअप है, यानी कि आप लोग देखो कि इस फील्ड में IT बेस्ड जितने भी स्टार्टअप है सबको एक साथ इंटीग्रेट करके उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा MITI स्टार्टअप हब के द्वारा। बेसिकली यही रहेगी यहाँ पे आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
समृद्ध प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा जिसमें कि स्टार्टअप की बात की जा रही है। कोई भी स्टार्टअप पूरी तरीके से समृद्ध हो, इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि 300 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, जिसमें कि 40 कोहॉर्ट होंगे, वो भी नेक्स्ट 3 ईयर्स में। सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, कस्टमर कनेक्ट करके, इन्वेस्टर कनेक्ट करके, ये सब काम किया जाएगा। 40 लाख रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट की जाएगी। स्टार्टअप जो भी यहाँ पे करंट वैल्यूएशन या ग्रोथ स्टेज में हो, जो भी स्टार्टअप IT बेस्ड है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो उनको यहाँ पे 40 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट की जाएगी। उसमें इक्वल मैचिंग इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे बेटर तरीके से इन्वेस्ट करने की क्राइटेरिया रखी गई है। मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 स्टार्टअप हर एक कोहॉर्ट में होना चाहिए। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं उभरते सितारे फंड। तो ये फंड आप देखो कि पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और लखनऊ में लॉन्च किया गया, और इसको आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी कह सकते हैं, जो हमारे आगे आने वाले चैंपियंस हैं उनके फ्यूचर के लिए, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म है स्टार्टअप्स के लिए भी। ठीक है, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले इंडियन जो एंटरप्राइजेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, और वैसे इंटरप्राइजेस को जिनकी यहाँ पे एडवांटेजेस होगी कि उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो बेटर प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर आते हैं, प्रोसेसेस उनकी अच्छी है। तो इस तरीके से इट मीन्स कि पूरी तरीके से आप देखो इंडिया का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इन्हेंस करना है। मेन मुद्दा यहीं पे है। फंड कॉर्पस की बात करें तो 250 करोड़ तक का जो है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन रखा गया है, और इसी में IPO में, यानी कि जो भी कंपनी है या फिर स्टार्टअप है, अगर वो पहली बार अपनी शेयर पब्लिश कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ग्रीन शू ऑप्शन है, ये प्रोविज़न क्या होता है कि इसमें राइट यहाँ पे ग्रांट किया जाता है ग्रीन शू में, कि जिस भी इन्वेस्टर का जो अपने शेयर को बेच रहे हैं ना, उनका कुछ अधिकार होता है, तो उनको यहाँ पे ग्रीन शू प्रोवाइड किया जाता है, ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, सेटअप किया जा रहा है एग्जिम बैंक के द्वारा, और जो सिडबी है उनके द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा इस फंड को। नेचर ऑफ असिस्टेंस क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है ना, जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर है, तो इसमें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको यहाँ पे मदद करना है, और साथ ही साथ फिनेंशियल और एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं। किस फॉर्म में, तो इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी में, और इक्विटी लाइक इंस्ट्रूमेंट में, डेट में, टेक्निकल असिस्टेंस में। अदर फीचर क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम कंपनीज़ है, MSME है, तो इनकी टर्नओवर अगर 500 करोड़ है तो इनकी एबिलिटी है कि वो ग्लोबल मार्केट में इंटर कर सकते हैं। साथ ही सेबी है और एग्जिम बैंक है, जो कि जॉइंटली यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा जो पोटेंशियल प्रपोजल है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो भी डाइवर्स सेक्टर से, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गए, ऑटो कंपोनेंट हो गई, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर है और सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी भी फीचर्स हैं जो कि ऑब्वियस है कि उभरते सितारे फंड जो कि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, वो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है कि हम लोग अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें। क्यों करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, और हम लोग इम्पोर्ट इतना ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट इतना कम करते हैं कि इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो रहा है। इसमें आप देखो कि एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक मिसमैच देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे देश में मैन्युफैक्चर होंगे, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक कंट्रीज़ में भी यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक साइड से हम लोग अपनी इंपोर्ट घटाते जा रहे हैं, दूसरी साइड से हम लोग अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ी सी मैनेज हो सके। ओके, सो ये 3 यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे 4 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू। वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग सितंबर मंथ के यहाँ पे देख रहे हैं। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PM पोषण शक्ति निर्माण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है, सारी साइलेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना जैसे कि आप लोगों को पता है कि PM मोदी जी की ये सबसे सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम रही है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे नई बातें की जा रही है। देन अटल पेंशन योजना के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन PLI स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि PLI स्कीम एक्सटेंड किया गया है और इस बार यहाँ पे ऑटो और ड्रोन इंडस्ट्री को भी इंक्लूड की गई है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहली स्कीम देखने वाले हैं नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण शक्ति निर्माण।
सो अभी आप लोग को पता है कि जैसे कि मिड डे मील चलता है, मिड डे मील क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में देखने को मिलेंगे कि एक टाइम बच्चों को यहाँ पे भोजन दिया जाता है, आफ्टरनून में लंच प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि हॉट मील्स यहाँ पे बच्चों को दी जाती है और इसी को रीनेम करके रखा गया है। इट मीन्स कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं कोई नई स्कीम के बारे में बात कर रही हूँ, बट यही यहाँ पे ट्विस्ट थी कि ये कोई नई स्कीम नहीं है। मिड डे मील स्कीम को ही यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है, एक टेक्निकल लैंग्वेज आप लोग कह सकते हो, जिसको पीएम पोषण स्कीम या फिर नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण शक्ति निर्माण। तो अब आप लोग जानते हो कि एक सरकार से दूसरे सरकार में जब भी बदलती है, जैसे यूपीए से एनडीए में गवर्नमेंट जब हमारी चेंज हुई, तो यहाँ पे भी क्या होता है ना कि पहले से जो स्कीम चलते आती है सरकार अपने नाम पे चेंज कर देती है या फिर कुछ तो मॉडिफाई कर देती है, जिससे कि उनकी रिकॉग्निशंस बनी रहे। तो सेम थिंग यही किया गया है कि ये आप लोग जानते हो कि कांग्रेस के टाइम से ये मिड डे मील चलते आ रहा है, बट पीएम मोदी जी यहाँ पे इसके नाम को भी रीनेम कर दिए। तो कोई बात नहीं, आपका काम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि पूरी हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन होनी चाहिए। जब एक बच्चे को यहाँ पे वन टाइम का खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, मील प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जितने भी हमारे देश भर में हैं, तो यहाँ पे ट्राई किया जाता है कि बच्चों को एक टाइम तो पूरे न्यूट्रिशंस फूड दिया जाए। इस स्कीम के अंदर आप देखो जो फोकस था, मतलब कि पहले जो ये स्कीम थी मिड डे मील, तो मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता था कि मील दे देना है, ठीक है, एक बच्चे को एक टाइम में आफ्टरनून में खाना दे देना है। लेकिन अब पीएम पोषण कहा गया है, जैसे ही पोषण ऐड हो गया, इट मीन्स की न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों पे कि बच्चों को जो भी खाना दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से उनके बॉडी में वाइटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही आप देखो कि मेनली बच्चों में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कुपोषित के शिकार होते हैं वो लोग, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो भी है, कुपोषण के शिकार है, उनको यहाँ पे टैकल किया जाएगा और कुक्ड मील यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स कि गर्म खाना और पके हुए खाने उनको प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। मेजर आपको ये समझना है कि इसकी साइलेंट फीचर्स क्या है। पीएम पोषण, जैसे कि ये आप लोग देखो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंड प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के तहत, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हेल्प से यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी देख सकते हो, ये इस साल से 2021 से स्टार्ट हुआ है और 2026 तक चलने वाला है। 5 साल का ये आपका प्रोग्राम है। बजट टारगेट कितना है एक बार आप देख लो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर के द्वारा आप देखो कि इंटायर कॉस्ट जो जितना भी फूड ग्रेन्स यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बियर करेगी और इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी। इट मीन्स कि हमारे देश में 28 राज्य और 28 यूनियन टेरिटरीज़ है, तो सारी जगह जो ये मील्स को प्रोवाइड करना है, फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारे खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आएगा। साथ ही इसको मैनेज करना, मॉनिटर करना और टाइम टू टाइम एवेल्यूएट करना कि इसके अंदर जितनी भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स रखी गई है, क्या वो टाइमली सारे स्टेट्स में प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में बच्चों को मील प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। तो सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम यहाँ पे एवेल्यूएट भी करना। और कुछ कंपोनेंट है जैसे कि आपका कुकिंग कॉस्ट हो गया, जैसे खाना बनाने का भी जो खर्चे होते हैं, तेल वगैरह, और साथ ही पेमेंट जो यहाँ पे कुक को दिया जाता है, जो भी स्कूल में यहाँ पे कुक जो होते हैं जो खाना बनाते हैं, और वर्कर्स होते हैं जो कि इस तरीके के खाना को बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो ये आपका डिवाइड किया गया है जैसे 60-40 रेशियो का है। कहने का मतलब है कि 60% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 40% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब यहाँ पे कवरेज देख लेते हैं कि कवरेज की क्या बातें की जा रही है। तो इस स्कीम से, जैसे कि पीएम पोषण है या मिड डे मील स्कीम है, इसमें हमारे 11.8 करोड़ बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, जो कि 11 लाख स्कूल्स में हमारे देश में पढ़ रहे हैं। इस स्कीम के अंदर आप देखो कि जो मिड डे मील स्कीम है इसको बच्चों तक पहुँचाया गया है, वैसे बच्चों को जो कि यहाँ पे बाल वाटिका, इट मीन्स कि जो बच्चे यहाँ पे 1 क्लास से 8 क्लास तक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी कि सरकार के द्वारा जो स्कूल में कुछ सहायता भी किया जाता है, उस तरीके के जो स्कूल होते हैं उसमें बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये मील आपका प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। इट मीन्स कि ये आपका पहले प्रोविज़न नहीं था मिड डे मील में, बट पीएम पोषण के तहत ये आपका न्यू ऐड किया गया है कुछ, तो इसको याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आप देखो कि अराउंड 24 लाख ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं और उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। इट मीन्स कि ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत। लास्ट ईयर क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्री स्कूल्स भी ओपन किया गया था, जिसको कि बाल वाटिका कहा गया है, और इसको अटैच्ड की गई थी आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी, जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ महिलाएं होती है जो कि बच्चों को, जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये जो मिड डे मील का एक्सटेंशन है प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को,
जो कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। ये भी रिकमेंड किया गया था इस साल जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है, इसमें भी ये बातों को यहाँ पे रिकमेंड की गई थी, जो कि इस स्कीम के थ्रू इसको आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल है, जैसा कि एज यू नो कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, इसके तहत हम लोग हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हुए और जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए पीएम स्किल में FPO इट मीन्स कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व किए हैं और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके कुछ ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स होते हैं या फिर जो एलाइड सेक्टर्स में इससे जुड़े हुए सेक्टर्स में जो काम करते हैं उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है कि वो यहाँ पे दूर दूर तक जो कोने कोने तक बच्चे होते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ग्रुप ऑफ किसान के कुछ ग्रुप होते हैं 100-300 से मिलकर जो किसान अपना एक खुद का प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी वो फसल वगैरह उगाते हैं उनका जो है वो स्कूल तक उनकी फूड ग्रेन्स पहुंचाए जानी चाहिए। और विमेन की जो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, यानी कि कुछ विमेन होती है जो कि आगे आकर खुद के लिए काम करती है, खुद अर्न करती है और खुद की लाइवलीहुड को बेटर बनाती है, तो वैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो कि इस स्कीम को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी एक नया पॉइंट ऐड किया गया। साथ ही सोशल ऑडिट भी आप देख सकते हो, सोशल ऑडिट भी यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया। याद रखिएगा ये मैंडेटरी वर्ड जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही परेशान करती है, बट ये यहाँ पे आपका मेंशन है कि ये आपका मैंडेटरी है हर एक स्कूल के लिए, जो कि हर एक ज़िले में होगा और वो यहाँ पे देखेंगे। यानी कि सोशल ऑडिट करने का मतलब है कि वो बार बार चेक करेंगे एक पीरियोडिक मैनर में, जैसे 3 महीने 6 महीने 1 साल में वो हर एक स्कूल में जाकर देखेंगे कि इस PM पोषण के तहत कितनी फूड ग्रेन्स आ रही है, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हर एक बच्चे को यहाँ पे बेटर तरीके से न्यूट्रिशंस फूड प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी बात की गई है कि यहाँ पे फोकस किया गया है कि न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे बच्चों तक पहुँचाया जाना चाहिए। हर एक राज्य, हर एक जिला जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है और बेसिकली हम लोग ये खून की कमी की प्रॉब्लम जो है महिलाओं में देखते हैं, इट मीन्स कि बच्चियों में देखते हैं। तो जो भी बच्चियाँ या फिर बच्चे जिसमें कि एनीमिया के पेशेंट ज़्यादा है, पेशेंट तो नहीं कहूँगी, सॉरी टू से पेशेंट, जो बच्चे हैं जिसमें कि खून की कमी है उनको यहाँ पे न्यूट्रिशंस फूड प्रोवाइड किया जाए। सिमिलरली अगर कोई भी स्टेट्स चाहते हैं कि वो अपनी लोकल वेजिटेबल को भी इंक्लूड करे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बिहार राज्य है, तो बिहार में भी जो भी हमारे जो किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे बिहार में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर वहीं पे ये सारे किसान की वो जो लोकल वेजिटेबल्स है वो इस सारे स्कूल तक पहुँचे तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, ये इसको भी परमिट किया गया है। साथ ही कुछ भी एनीथिंग एल्स जैसे कि मिल्क हो गए, फ्रूट हो गए, तो वो यहाँ पे सेंटर की अप्रूवल के साथ इस चीज़ को स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर है न्यूट्रिशनल गार्डन। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल गार्डन है ना, वो स्कूल में इसको डेवलप करने के लिए कहा गया है। इस गार्डन को हार्वेस्ट किया जाएगा और इसको बाद में यूज़ किया जाएगा किसके लिए? तो यहाँ पे एडिशनल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना वो बच्चों तक पहुँचाने के लिए। तिथि भोजन भी है। तिथि भोजन कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है तिथि भोजन की, जहाँ पे बच्चे प्राइवेट स्कूल से उनको भी इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने मिल्स को शेयर करें बच्चों तक जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के हैं। वैसे बच्चे हैं जिनको कि खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, जिनको बहुत दिक्कत है, जो कि बहुत तरीके के, अगर आप लोग न्यूट्रिशन फूड बच्चों को नहीं देंगे तो उसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, खून की कमी के कारण एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होगी। तो वैसे बच्चों को ना वंस इन अ मंथ, वो भी वॉलेंट्री बेसिस है कि अगर आपको लगता है, आपको मन है तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तिथि भोजन। और स्टेट्स को भी, यहाँ पे राज्यों को भी कहा गया है कि वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करे जिसमें कि जो पीपल है वो यहाँ पे स्पेशल फूड बच्चों को प्रोवाइड करे। सो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस PM पोषण स्कीम। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की गई है तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा PM पोषण। बट PM पोषण याद रखिएगा कि ये मिड डे मील का ही आपका रिप्लेसमेंट है, यानी कि न्यू नेम इसको नामांकन किया गया और ये 5 साल के लिए, इस साल इसको लाया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे बहुत बच्चे, इट मीन्स कि 11 करोड़ बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली जो एडिशन की गई है वो यहाँ पे बाल वाटिका बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाएगा और क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को ये आपका न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे सोशल ऑडिट की जाएगी। वोकल फॉर लोकल कहने का मतलब है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की जा रही है कि एनीमिया को टैकल किया जाएगा, मल न्यूट्रिशन को टैकल की जाएगी। न्यूट्रिशन गार्डन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है।
साथ ही साथ तिथि भोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कि माइग्रेंट जो वर्कर है उनको यहाँ पे फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, और वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे बिना किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो। इट मीन्स कि आप लोग पता है कि उज्ज्वला स्कीम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड की जाती थी। हर एक फैमिली में जो महिला है उनके नाम पे एलपीजी गैस सिलेंडर दी जाती थी। बट जैसा कि आपको पता है कि पैंडेमिक के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो जहाँ पे भी काम करते थे, चाहे दिल्ली, मुंबई या फिर कोई भी जगह हो, वो अपने गांव लौट गए। तो उसके बाद अभी भी आप लोग देखो कि आफ्टर पेंडेमिक जो है बहुत सारे लोग वापस से काम में नहीं गए। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर फोर्सफुली किसी काम की वजह से, बेटर अर्न करने की वजह से वो लोग दूसरी जगह काम करने जाते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना है। अब ये एलपीजी गैस सिलेंडर कैसे प्रोवाइड करना है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि आधार कार्ड के प्रूफ में या फिर और कोई कार्ड प्रूफ करना हो, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं यहाँ पे प्रूफ करनी, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं करना है, बट सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन कहने का मतलब है कि एक जो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर है वो खुद जाके बोलेंगे कि वो माइग्रेंट वर्कर है, उनको एलपीजी सिलेंडर गैस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था कि फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है विमेन को प्रोवाइड करनी है जो बीपीएल हाउस होल्ड की है। साथ ही यहाँ पे मेन यहाँ पे एलपीजी जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड करने का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि महिलाएं लकड़ियों से और जो काउ डंक होता है, केरोसिन वगैरह होता है, उससे वो खाना बनाती है, जो कि उनके हेल्थ और घर में रहने वाले बेसिकली जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके हेल्थ में एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसको आप लोग इंडोर पोल्यूशन भी कह सकते हो, जो घर में होने वाला पोल्यूशन होता है। तो इससे इंडोर पोल्यूशन होती है, फिर आउटडोर पोल्यूशन भी होती है, और हमें जो है इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितना भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करते हैं। सो ये भी एक आप कह सकते हो कि एक वन ऑफ द स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग जो है पोल्यूशन को टैकल कर सके। सो इसलिए यहाँ पे क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करना है वेमेन को, उसके लिए फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ है, मिलियंस ऑफ रूरल पॉपुलेशंस है जो कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेनली उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी टैकल हो पाएंगे। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। इट मीन्स कि फैमिली में जो बीपीएल फैमिली है उसमें जो विमेन है, विमेन के नाम पर ही उनको यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर मिलेगी। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का भी एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। सैलेंट फीचर्स है कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इंक्लूड है, तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। इससे पहले क्या था कि टारगेट जो था इस स्कीम का, इसको अचीव कर लिया गया था, 2016 में लाया गया था, और 2020 मार्च तक जो यहाँ पे टारगेट था कि 8 करोड़ तक एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो ये प्रोवाइड किया गया था। इसलिए मैं कही थी स्टार्टिंग में ही कि दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम ऑफ पीएम मोदी। ओके, अंडर इस बार की जो बजट है 2021-2022 का, तो यहाँ पे कहा गया है कि एडिशनल 1 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें कि जो उज्ज्वला 2.0 आया है, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे। सबसे पहले एप्लीकेंट जो है वो विमेन ओनली जो कि 18 ईयर्स से अबव है। साथ ही देयर शुड नॉट बी एनी अदर एलपीजी कनेक्शन फ्रॉम एनी ओएमसी इन द सेम हाउस होल्ड। इट मीन्स कि आप लोग कोई और स्कीम के तहत कहीं से भी एलपीजी कनेक्शन नहीं आपके घर में प्रोवाइड होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम 2.0 के तहत आपको एलपीजी कनेक्शन मिलेगी। थर्ड है कि एडल्ट वीमेन है जो कि यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से आती हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर यहाँ पे आप लोग देखो अंत्योदय अन्न योजना है, TNXT गार्डन ट्राइब्स है, तो कोई भी यहाँ पे महिला है, ये आप लोग पूरी क्राइटेरिया देख सकते हो और इसको याद भी रखना है आपको। तो इन सबको यहाँ पे एलिजिबल है कि उनको यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। 2.0 आप देखो कि फर्स्ट यहाँ पे रिफिल भी प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स कि जो 1.0 था ना, उसमें सबसे मेन जो बैरियर था और जो एक कॉज ऑफ कंसर्न वहाँ से निकल कर आ रही थी कि लोगों तक घर तक एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जा रहा था, फाइन, लेकिन उसमें जब रीफिल की बात आ रही थी तो लोगों को खर्च करने पड़ रहे थे, और फिर लोग जो है वो खर्च नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको रिफ़िल कराने के लिए एक तो लंबी दूरी तय करके जहाँ पे रिफ़िल होती है वहाँ जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, उसके बाद ये रिफ़िल कराने में उनकी खर्च हो रही थी। तो जो फ्री में उनको जंगलों से जो लकड़ियाँ वगैरह प्रोवाइड हो रही थी, तो वो यही सोच रहे थे कि 2 रुपया भी क्यों खर्च करें, फ्री में जो लकड़ियाँ प्रोवाइड हो रही है फिर उसी का इस्तेमाल में वो जुट जा रहे थे। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे टैकल करने के लिए पहली बार जो रिफ़िल है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और स्टोव प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही इसके तहत आप देखो कि इसको जो एडल्ट फीमेल जो मेंबर है ना पुअर हाउस होल्ड की, उन्हीं के नाम पे ही इसको रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पे ओनली वर्ड है, ओके।
इस फेज़ में क्या है कि स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है माइग्रेंट फैमिलीज़ को। तो जितनी भी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते जा रहे हो माइग्रेंट फैमिलीज़ के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो उसमें ये भी पॉइंट आप ऐड कर देना कि सरकार के द्वारा अब ये भी सोचा गया है, ठीक है। साथ ही आप देखो कि विमेन एप्लीकेंट जो है उनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, जिससे कि क्या है कि जब एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो गैस सिलेंडर जब दी जाती है तो उसके साथ साथ सरकार जो है ना यहाँ पे सब्सिडी भी देती है, तो सब्सिडी भी यहाँ पे विमेन की जो बैंक अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र हो सके। ये मैंडेटरी है कि आधार को कलेक्ट करना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है ओनली यहाँ पे आपका हो गया ये मैंडेटरी है, तो ये आपको बहुत दिक्कत करता है। तो ये आप लोग अभी से इस चीज़ को ध्यान रखते जाइए कि यहाँ पे रखा गया कि मैंडेटरी है कि आधार को कलेक्ट करना है सारे एडल्ट फैमिली मेम्बर्स का एज़ पर द एज, जो कि राशन कार्ड में एज मेंशन है उसी के हिसाब से कलेक्ट करना है। एप्लीकेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि 14.2 kg सिंगल सिलेंडर लेनी है या फिर 5 kg सिंगल सिलेंडर लेनी है या फिर 5 kg डबल सिलेंडर लेनी है। जो कनेक्शन लेनी है वो अपनी मर्जी से आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल, जो कि है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक, आप एग्ज़ाम छोड़ दीजिए लेकिन आपकी रियल लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एनुअल रिपोर्ट निकल कर आए जिसमें कि ये बताया गया है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, इसमें ये बताई गई है कि 4.2 करोड़ नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर है, जिसमें से 66%, इट मीन्स कि 4.2 का 2.8 करोड़ हो गए, जिनके द्वारा अटल पेंशन योजना को 2020 और 2021 तक इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें जो सब्सक्राइबर है ना उनको यहाँ पे फिक्स मिनिमम पेंशन मिलेगा जब 60 साल के हो जाएंगे। तो एक ये डिपेंड करेगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, जितना वो कंट्रीब्यूट करते जाएंगे उतना उनको 60 इयर्स के बाद एक फिक्स्ड मिनिमम पेंशन मिलेगा, ठीक है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। अब देख लेते हैं साइलेंट फीचर्स में। एक्चुअली ये आप लोग देखो कि इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू। अब इसमें आप लोग देखो कि ये पूछा जा सकता है कि कौन इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई भी जो भी हमारे देश में रहते हैं और जो हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सब्सक्राइबर की एज जो है वो 18 से 40 ईयर्स होना चाहिए। ये ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। साथ ही और शुड हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट, एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 20 ईयर्स, इट मीन्स कि आप लोग देखो कि 18 से 40 ईयर्स तक है, तो 20 साल तक आप ज्वाइन कर लोगे, तो 20 साल तक अगेन जो है जब आप 40 साल के होंगे तब तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। सब्सक्राइबर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या तो मंथली बेसिस में या क्वार्टरली बेसिस में या हाफ ईयरली बेसिस में, ठीक है। साथ ही ये जो कंट्रीब्यूशन लेवल है ये वैरी करता है और यहाँ पे कम भी हो सकता है। अगर सब्सक्राइबर को यहाँ पे पहले ज्वाइन करना है, जैसे 18 साल में 20 साल में आप ज्वाइन कर लिए, तो कम भी आप जो है मंथली ईयरली आप दे सकते हो। इन केस अगर प्री मैच्योर डेथ हो गया, यानी कि 60 साल पहुँचने से पहले जो सब्सक्राइबर थे उनकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा, तो उनके कोई स्पाउस होंगे, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो उस सब्सक्राइबर के, तो उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा। वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 40 ईयर्स तक इस अकाउंट में, ठीक है। और रिमेनिंग जो वेस्टिंग पीरियड है तब तक। और ओरिजिनल सब्सक्राइबर जो है अगर वो 60 साल के हो जाएंगे, यानी कि देखिए उनकी डेथ हो गई है लेकिन फिर भी मान लीजिए 50 में डेथ हो गई तो 10 साल बचा है, तो इनके जो स्पाउस होंगे वो 10 साल जो है उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा 60 साल तक। तब यहाँ पे स्पाउस को जो पेंशन है वो फिक्स्ड अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो को कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 50% जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1000 पर एनम कर सकते हैं, जो भी लो है और 5 साल के पीरियड में। और जो को कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ अवेल किया जाएगा ओनली बाय जो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं 1 जून 2015 से लेकर 16 के बीच में। और ये आपका कवर्ड नहीं होने चाहिए, कोई भी इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तो उसमें कवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सरकार के द्वारा देख रहे हो कि पेंशन स्कीम बहुत सारा ला रहे हैं, तो जो एक पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है कि आप सारे पेंशन स्कीम को ज्वाइन करो और 60 साल के बाद आपको हर जगह से पैसा मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ही आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे समझिए कि सब्सक्राइबर जो है वो यहाँ पे गारंटीड है कि मिनिमम मंथली पेंशन उनको मिलेगा। और कितना से कितना, तो 1000 से 2000, 3000 से 4000 या 5000 जब 60 साल यहाँ पे अटेन हो जाएगा।
सेम पेंशन ये पेबल होगा स्पाउस को भी। अगर ये सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस जो है यानी कि हस्बैंड और वाइफ, उनको भी इतने ही पेंशन मिलेगा। जो इंडिकेटिव पेंशन वेल्थ है ना, अगर इसकी रिटर्न देखें तो वो नॉमिनी को हो जाएगा जब यहाँ पे स्पाउस की भी डेथ हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अगर दोनों की डेथ हो जाएगी तो कोई नॉमिनी होंगे जिनको जितना बचा हुआ पैसा है वो उनको दे दिया जाएगा। कंट्रीब्यूशन अगर अटल पेंशन स्कीम में देखें तो ये एलिजिबल है कि टैक्स बेनिफिट के लिए, जैसे कि आप नेशनल पेंशन सिस्टम में देखते हो वैसे यहाँ पे भी है। तो टैक्स बेनिफिट जिसमें कि एडिशनल डिडक्शन होगा 50,000 का, वो भी किसके तहत, तो एक सेक्शन है 80 CCD क्लॉज 1, उसी के तहत आपका 50,000 का डिडक्शन है। तो ये भी आपका टैक्स बेनिफिट होगा कि ये नहीं मिलेगा, तो ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करते हैं जो कि ऑटो और ड्रोन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी दिया जा रहा है। इट मीन्स कि रिसेंटली यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि PLI स्कीम को इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ड्यूरेशन आप देखो 5 ईयर्स के लिए है, और ये आपका ऑटो इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 3 ईयर्स के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका डिफरेंस कर दिया गया है, तो इसकी वजह से आपको याद करना होगा, आपकी मेहनत बढ़ गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ऑटो इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलता है, इट मीन्स कि यहाँ पे ऑटोमोटिव जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है हमारे देश में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बहुत ही बेकार है। ठीक है, ज़्यादातर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पाती है। तो इसी चीज़ को, जैसे कि वोकल फॉर लोकल, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हम लोग सेल्फ रिलायंट होने वाले हैं। हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे देश में जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को सरकार कह रही है कि आप बढ़ाओ, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उसी बेसिस पे इंसेंटिव्स मिलेगी। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा यहाँ पे फिनेंशियल एड पैसे के रूप में मदद किया जाएगा, ये सरकार का कहना है। एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन है, तो आज के डेट में जितनी भी ऑटोमोटिव कंपनी है, न्यू इन्वेस्टर्स है जो कि करेंटली यहाँ पे ऑटोमोटिव में नहीं है, या फिर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कि इस फील्ड में ऑटोमोटिव के फील्ड में ऑटोमोटिव के फील्ड में जितने भी यहाँ पे आपके कंपोनेंट के भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये सब यहाँ पे एलिजिबल है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर फीचर्स क्या है, अदर फीचर्स यहाँ पे 2 कंपोनेंट है। एक है चैम्पियन OEM इंसेंटिव्स स्कीम, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल है आपका किसके लिए, तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है हमारे देश में। अच्छा, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको उस स्कीम की नाम बतानी है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को या हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अब उसका फेज़ 2 भी चल रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल भी हमारे देश में, हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियाँ है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये पहली यहाँ पे कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है चैम्पियन इंसेंटिव्स स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट होगा व्हीकल के लिए, और कम्प्लीटली ये नॉकडाउन है। ठीक है, कम्प्लीटली नॉकडाउन है, तो इसलिए इस हिसाब से आप लोग देख लो कि 2 कंपोनेंट है। अगर हम लोग ड्रोन इंडस्ट्री की बात करें तो 3 साल के लिए यहाँ पे PLI स्कीम लाया गया है, और जितनी भी स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और जो ऑपरेशनल यूज़ है इस तरीके के टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आप लोग को पता है कि ड्रोन हमारे देश में, इसके लिए कानून भी लाया गया है अभी 2021 में। तो 5 कैटेगरी में ड्रोन को डिवाइड की गई है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि इसके केजी के हिसाब से, इसके वेट के हिसाब से किस किस तरीके के सिग्नल दी गई है, कितने वेट की ड्रोन जो है हम लोग बिना परमिशन के उसको फ्लाई कर सकते हैं, तो ये आप लोग को बतानी है। मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पे एडिशन नॉर्म्स में रखा गया है वो 40% है। MSME और स्टार्टअप्स में अगर हम लोग देखें तो टर्नओवर जिसकी यहाँ पे 2 करोड़ है ड्रोन्स के लिए, और 50 लाख है ड्रोन कंपोनेंट के लिए। इट मीन्स कि ड्रोन बनाने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं उसके लिए 50 लाख रखा गया है, उसकी टर्नओवर होनी चाहिए, या फिर 2 करोड़ होनी चाहिए ड्रोन्स के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे MSME या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो स्टार्टअप्स है वो सब यहाँ पे एलिजिबल है। नॉन MSME कंपनीज़ का अगर हम लोग देखें तो एनुअल सेल 1 साल का उनका टर्नओवर 4 करोड़ होना चाहिए ड्रोन के लिए, और 1 करोड़ होनी चाहिए ड्रोन कंपोनेंट के लिए। साथ ही अदर फीचर्स अगर देखें, जो लिस्ट है एलिजिबल कंपोनेंट का, वो यहाँ पे सरकार के द्वारा में भी आगे चल के उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। जो डेवलपर्स है ड्रोन रिलेटेड IT प्रोडक्ट्स का, उसको भी यहाँ पे इस इंसेंटिव्स के अंदर कवर करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, कवर किया जाएगा, तो आगे जो भी होते जाएगा उसको हम लोग देख लेंगे। सो फिलहाल आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट हो गई। ये जो प्लेज इन न्यूज़ है ये मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो। लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID दी गई है, वहाँ पे जाकर आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे डेली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जो कि आप लोग को सब्सक्राइब करनी है। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतनी। थैंक यू गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजनाइज के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं स्कीम्स इन न्यूज़।
तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि इस बार न्यूज़ में रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। सेकंड यहाँ पे है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्कीम। सो बोथ द स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो फर्स्ट अगर स्कीम देखें, और हाँ इससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप लोग को विजन है इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फॉर 2020 प्रीलिम्स के लिए, 2022 की प्रीलिम्स के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी पे आप लोग पोक करके अगर ज्वाइन होना है तो हो सकते हो। और मेंस आंसर राइटिंग की भी अगर आप लोग को लगता है कि मेंस की प्रैक्टिस करनी है तो डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है, आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अभी ऑब्वियस है कि ये चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे आपकी स्कीम लाई जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे आपके फ्रेम में आएंगे, जिनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे रखा गया है पीएम केयर्स। तो देखते हैं कि क्या क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो आपका मिनिस्ट्री से बन जाती है। अगर आप लोग के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप लोग इसको लिंक नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसी में आप लोग फंस जाते हो। सो ये आपकी रही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को सपोर्ट करना है, जिनके दोनों पेरेंट्स या फिर कोई लीगल गार्डियन है, एडॉप्टिव पेरेंट्स है, अगर वो लॉस हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 में जो सेकंड फेज़ आया था उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई और इसके कारण काफ़ी बच्चे ऑर्फन्स हो गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जान चली गई, उनकी जो लीगल गार्जियन है उनकी जान चली गई, एडॉप्टिव पेरेंट्स की जान चली गई, इवन बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे थे। तो अगर ऐसा हुआ है तो उनके लिए है उस तरीके के बच्चों को सपोर्ट करना है। साथ ही यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव केयर इंश्योर करनी है एंड प्रोटेक्शन जो कि बच्चों को दिया जाएगा। साथ ही बच्चों की वेलबिंग भी यहाँ पे अनेबल की जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू, तो बच्चों को यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड नेक्स्ट है कि यहाँ पे उनको एजुकेशन के थ्रू एम्पावर भी किया जाएगा, और सेल्फ सफिशिएंट जो एग्जिस्टेंस है कि उनके पास फिनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट अपने आप जो है वो अपनी पढ़ाई कर सके, काम कर सके अपनी आप। क्या देखिए, लोगों को एक गार्जियनशिप की ज़रूरत होती है बच्चों को, और साथ ही साथ पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि उनकी स्टडीज़ वगैरह ना रुके, उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ उनको मिलते जाए। और कब तक, तो एट द एज ऑफ 23, जब तक वो 23 तक रीच नहीं करेंगे तब तक उनको इस तरीके का हेल्प मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ यहाँ पे उनकी जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव केयर और प्रोटेक्शन यहाँ पे रखी जाएगी। फाइन। फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इस स्कीम में आप देखो कि बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि उनको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन वगैरह सही तरीके से उनको प्रोवाइड करनी है। मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा फ्रॉम द एज ऑफ यहाँ पे 18 ईयर्स, जब वो पहुँचेंगे तो उनको स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा। और इसमें लमसम अमाउंट आप देखो 10 लाख तक जो है यहाँ पे खर्च की जाएगी, जब जो बच्चे यहाँ पे 23 ईयर्स ऑफ एज तक पहुँच जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके के बच्चों को यहाँ पे रखा जाएगा, तो वो सारे बच्चे जो कि यहाँ पे लॉस्ट कर चुके हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक में। तो किसको लॉस किए, अपने बोथ द पेरेंट्स, यानी कि फादर मदर दोनों लॉस हो चुके हैं, या फिर जो सर्वाइविंग पेरेंट्स हैं, मान लीजिए कि किसी की सिर्फ मदर है या फिर सिर्फ फादर है, या फिर सिर्फ कोई लीगल गार्डियन थे जिनके तहत वो बच्चे रहते थे। तो यहाँ पे जो भी है लीगल गार्जियन हो गया, एडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए, सिंगल एडॉप्टिव पेरेंट्स भी हो गए, जो कि सिंगल यहाँ पे एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे कि फादर जो है वो सिर्फ बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, मदर है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वैसे अगर पेरेंट्स की भी अगर डेथ हो गई है तो वैसे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, और वैसे बच्चे जिनकी 18 ईयर्स नहीं हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है, एडल्ट की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे आपका एज रखा भी गया है। टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें, इट मीन्स कि 11/3 जो 11 मार्च 2020 से, ये 11 मार्च है जब से ये WHO के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक है ये 2020, और टिल 31 ऑफ दिसंबर 2021, यानी कि यहाँ पे अभी पूरे दिसंबर तक काउंट किया जाएगा। तो जब से ये डिक्लेयर हुआ है कि ये पैंडेमिक है, और अभी तक लेकर जो है जितने भी बच्चे यहाँ पे ऑर्फन हुए, उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, तो उन सारे बच्चों को यहाँ पे जो है काउंट किया जा रहा है। ठीक है, स्कीम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंटिन्यू रहेगा टिल द ईयर, जब हर किसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, जब तक वो 23 ईयर्स तक एज तक के हो जाएंगे। नोडल एजेंसी कौन कौन है, तो सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो है ही, स्टेट लेवल पे आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM रहेंगे। ओके, तो इंटाइटलमेंट देख लेते हैं कि इस स्कीम के तहत क्या है। तो बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, जैसे जो DM है
वो चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उनको असिस्ट करेंगे कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो इस तरीके के बच्चे जो कि अपने रिलेटिव्स को अगर अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ रह ले, तो किस तरीके से उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर या फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे इस तरीके के बच्चों को रखा जा सकता है। साथ ही बच्चों जो यहाँ पे 10 ईयर्स से ज़्यादा है उनको यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो विद्यालय है या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल है या फिर नवोदय विद्यालय है, तो इस तरीके के स्कूल्स में जो है उनको इनरोल कराया जाए। ओके, और साथ ही यहाँ पे इंश्योर भी किया जा रहा है कि सिबलिंग्स जो होते हैं जैसे भाई बहन सब रहते हैं तो वो एक साथ रहे एक ही जगह पे। तो ये बात हुई। साथ ही असिस्टेंस फॉर प्री स्कूल एंड स्कूल एजुकेशन की अगर बात करें तो जो बच्चे जो 6 साल से कम के एज में वो यहाँ पे उनको सपोर्ट मिलेगा, असिस्टेंस भी मिलेगा आंगनवाड़ी सर्विस के द्वारा कि उनकी पूरी तरीके से न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए। साथ ही जो बच्चे 10 साल से बिलो के हैं तो उनके लिए यहाँ पे आप देखो कि नियरेस्ट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल है डे स्कॉलर जैसा उनको एडमिशन कराया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में भी, और उनके लिए फ्री यूनिफॉर्म रहेंगे, 2 सेट्स ऑफ फ्री यूनिफॉर्म उनको मिलेगा, टेक्स्ट बुक वगैरह भी यहाँ पे फ्री मिलेगा अंडर समग्र शिक्षा अभियान के तहत। साथ ही अगर प्राइवेट स्कूल है तो ट्यूशन फ़ी भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेगा, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की सेक्शन 12(1)(c) है इसके तहत। तो ये आपका जो है ट्यूशन फ़ी भी यहाँ पे रिलीव कर दिया जाएगा। जो बच्चे 11 से 18 साल के हैं उनके यहाँ पे नियरेस्ट जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है तो एज ए डे स्कॉलर इट मीन्स कि वो घर से अप डाउन करेंगे, उस तरीके से उनका एडमिशन होगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मदद दी जाएगी कि एजुकेशन लोन वगैरह ले सके बच्चे किसी प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर हायर एजुकेशन के लिए। स्कॉलरशिप अगर हम लोग देखें तो एज़ पर द नॉर्म्स, जो कि यहाँ पे बहुत सारे स्कीम जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इनरोलमेंट किया गया है और 5 लाख तक का यहाँ पे हेल्थ का इंश्योरेंस जो है उनको मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप देखो तो लमसम अमाउंट यहाँ पे जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा जो बेनिफिशरीज है उनके अकाउंट में, तो ये पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। साथ ही जो बच्चे हैं वो मंथली स्टेपन अगर उनको मिल रहा है जब वो 18 साल उनकी एज हो जा रही है तो यहाँ पे 10 लाख तक का यहाँ पे खर्च किया जाएगा, और फिर बेनिफिशरीज जो है वो यहाँ पे 23 ईयर्स तक जब तक उनका एज होगा तब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे, यानी कि 10 लाख तक का उनको पैसे मिल जाएंगे। और साथ ही उनको अमाउंट 10 लाख भी मिल जाएगा जब वो 23 ईयर्स ऑफ एज अटेन करेंगे। फंडिंग अगर देखें तो फंड जो यहाँ पे पीएम केयर्स फंड का है वो क्रेडिटेड किया जाएगा, वो भी डेडिकेटेड अकाउंट यहाँ पे बनाई जाएगी और इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ऑपरेट भी किया जाएगा और मेंटेन भी किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीएम केयर्स जो कि यहाँ पे बच्चों के लिए है। सो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी स्कीम लगे क्योंकि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नीड है और नीड ऑफ एन आवर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑर्फन हुए कोविड के बाद, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, फैमिली है जो कि इतने गरीब हो गए तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। बट खैर वो एक अलग बात होती है, बट यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो कि यहाँ पे इस फीचर्स के तहत इस स्कीम के तहत है। ओके, सो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे समझने में कोई परेशानी हुई होगी। Coming to the next article, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे अटेंशन, यहाँ पे टेक्सटाइल रीजन है एंड देन अपरेल पार्क्स स्कीम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लान किया जा रहा है ना कि पूरे 7 यहाँ पे मेगा इंटीग्रेटेड एक साथ टेक्सटाइल रीजन भी और अपरेल पार्क्स भी बनाए जाएंगे, जहाँ पे आपका जो टेक्सटाइल का जो भी सामान है या फिर कपड़े वगैरह है तो वो एक ही जगह रख सके। ठीक है, और यूनियन बजट जो इस बार लाया गया है इसमें इस तरीके की प्रपोजल रखी गई है। स्कीम के बारे में देखें तो ये कहा जा रहा है कि 5F विजन है यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की, जिसमें है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि फार्म से लेकर फॉरेन तक का यहाँ पे पूरा आपका रखा गया है। साथ ही अगर देखें तो इससे क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो यहाँ पे कॉस्ट है वो कम हो पाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो यहाँ पे कम हो पाएगी। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हाँ, मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्सटाइल की बात करें तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विल बी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल 9, जिसमें कि ये कहा गया है कि हम लोग को एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करनी है, सस्टेनेबल जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रमोट करना है, इनोवेशन को फॉस्टर करनी है, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल और मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो चीज़ें यहाँ पे डेवलप की जाएगी। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गोल 9 याद रखना है जो कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए।
रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम लोग अपने ही देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कि हम लोग की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए, बाहर से हम लोग को ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे भी हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल के फील्ड में, और ये आप लोग देखो कि हर साल ये वेरी करती है। रैंकिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे स्टेट PCS या प्रीलिम्स के लिए, तब आप लोग उस साल की देख सकते हो कि हाँ कितनी रैंकिंग है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड PM मित्र पार्क है। तो ग्रीन फील्ड होती है जो कि न्यू प्रोजेक्ट आते हैं, कहीं पे न्यू अगर पार्क सेटअप करनी है तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड कहते हैं। बट ब्राउन फील्ड कहने का मतलब है कि वो शुरू से चलते आ रहे हैं, पुराने हैं, 4-5 साल पहले से चलते आ रहे हैं, उसमें कुछ न्यू फंडिंग वगैरह की अगर कमी है तो सबको पूरा करके यहाँ पे फिर से चलाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रोविजन भी है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट का। 30% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना, इसमें मैक्सिमम सपोर्ट आप देखो कि 500 करोड़ तक है और 200 करोड़ तक है ग्रीन फील्ड के लिए। 500 करोड़ यहाँ पे ग्रीन फील्ड के लिए क्योंकि नए प्रोजेक्ट को ज़्यादा पैसा चाहिए, 200 करोड़ है जो कि ब्राउन फील्ड के लिए है क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट जो है वो फंड की कमी के कारण भी रुक जाते हैं। कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव्स सपोर्ट भी है, यानी कि 300 करोड़ तक पर पार्क यहाँ पे दी जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पहले आएगी उनको यहाँ पे पहले मिलेगी। साथ ही ये सिर्फ अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि टेक्सटाइल वगैरह वो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ऑपरेशनल मॉडल अगर देखें तो ये पार्क जो है वो PPP मोड में होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स दोनों यहाँ पे मिलकर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और मास्टर डेवलपर मॉडल के बेसिस पे होगा। साथ ही ये सारे फॉर्मेट है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। अदर मॉडल अगर देखें तो सरकार की यहाँ पे SPV लीड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल याद रखिए, जिसमें कि आपका जो है यहाँ पे बॉट वगैरह भी आ जाता है, तो इसको भी इसको भी कंसिडर किया जाएगा। साथ ही लोकेशन की अगर सिलेक्शन देखें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रेडी है कि कंटिगियस और जो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए फ्री लैंड पार्सल यहाँ पे दिया जाएगा कि पार्क्स वगैरह क्रिएट कर सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी भी है जो कि यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा फेयर और ट्रांसपेरेंट जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से। सो यहाँ पे ये स्कीम है, तो याद रखिएगा कि PM मित्र है क्या, ये पूछ लिया जा सकता है, या फिर इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो दिस इज़ ओनली 2 यहाँ पे स्कीम से जो कि इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। सो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज़ या फिर मेंस तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और फिर कल हम लोग इसी समय मिलते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करे, सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। एक टॉपिक बची हुई है स्कीम्स इन न्यूज़, जिसमें कि 2 स्कीम्स हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेकेंड है डेयरी शाहकार स्कीम्स। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को यहाँ पे 2022 तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। और ये ग्राम सड़क योजना यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है। जितने भी रोड और ब्रिजेस इस स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए 2022 तक यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया कि ठीक है ये स्कीम अभी कंटिन्यू होगा। तो चलिए अब कंटिन्यू हो चुका है, तो इसलिए ये स्कीम अगेन इंपॉर्टेंट हो गए हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव देखें, जैसे कि नाम से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ग्राम यानी कि विलेज एरिया में जो सड़क योजना है, सड़क यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, ब्रिजेस बनाने की बात की जा रही है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे रोड ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। रोड ब्रिजेस आप देखो कि ऐसे होने चाहिए जो कि ऑल वेदर रोड्स हो। ऐसे नहीं है कि बारिश के टाइम में आप उस रोड से आर पार ना कर पाओ, या फिर कोई और वेदर ऐसा हो जिससे कि ट्रबल क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं। ऑल वेदर रोड हो, चाहे तूफान आए, आंधी आए, अर्थक्वेक आए या फिर कुछ भी आए, उस रोड से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक सिंगल वे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑल वेदर रोड है जो कि अनकनेक्टेड जो हैबिटेशंस है, मीन्स ग्रामीण एरिया में आप देखते हो कि वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं होती है, इवन वहाँ पे बहुत ही दूर होता है, कनेक्टिविटी का कोई ज़रिया नहीं होता है। तो उस तरीके से वहाँ पे सड़कें बनानी जिससे कि जो अनकनेक्टेड है, जो यहाँ पे दूर है, आपका कनेक्शन नहीं है उस ग्रामीण विलेज से, तो वो उसको कनेक्ट करने का यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है।
कनेक्टिविटी एक मेजर आपको इशू देखने को मिलेगा। एक बार कहीं से भी एरिया को कनेक्टिविटी अगर मिल जाती है तो उससे क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस ग्रामीण एरिया के लोगों की वो अपलिफ्ट हो जाती है, बेटर हो जाती है। अब यहीं पे हम लोग की फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम की। प्रोग्राम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो इस स्कीम के लिए लिया जा रहा है वो हैबिटेशन है, कि रहने के लिए कहाँ कहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ पे देखना है, नॉट रेवेन्यू विलेज या फिर पंचायत। पंचायत में यहाँ पे इस स्कीम में नहीं रखा गया, ये हैबिटेशन है। जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं तो उनके घर के सामने एक पक्की सड़कें होनी चाहिए जिससे कि वो मेन टाउन तक पहुँच सके, उनके लिए जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो सके। हैबिटेशन वैसे भी जहाँ पे प्लेन एरिया में 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वैसे एरिया को यहाँ पे जोड़ने की बात की जा रही है। उसी में आप नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन आप देख सकते हो, साथ ही हिमालय स्टेट में देख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो 250 प्लस यहाँ पे है। 100 प्लस यहाँ पे आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका प्रोग्राम यूनिट है। प्लानिंग और मेंटेनेंस ऑफ रोड की बात करें तो जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान है उनकी प्रिपरेशन और साथ ही साथ कोर नेटवर्क की यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सामने फॉर अप्रूवल के लिए रखा गया है। रोड्स जो इस स्कीम के तहत कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उसको भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे ग्रामीण एरिया में जितने भी सड़कें बनाई जा रही है उसके पीछे जो है मेंटेन करने का हाथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ही है। टेक्निकल अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो जो भी सड़कें इस स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं वो डिज़ाइंड और एग्जीक्यूटेड है एज पर द स्टैंडर्ड्स जो कि यहाँ पे इंडियन रोड कांग्रेस के तहत लिखी गई है। प्रमोशन अगर हम लोग देखें, ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रमोशन की बात की जा रही है, जैसे कि कोल्ड मिक्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करना, जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना, साथ यहाँ पे कॉपर स्लैग जो है उसका इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जितने भी रोड और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उससे इमिशन ज़्यादा ना हो। यहाँ पे आप इवन देखो कि लोकली जो अवेलेबल मटेरियल्स है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा है जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें को इंपोर्ट कराते हैं तो ऑलरेडी जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट तो महंगी हो जाती है, फिर वही सारी चीज़ें अगर हम लोग सड़क के निर्माण में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो सड़क बनाने में काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए लोकली जो जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट है उसी से कहा जा रहा है कि ये सड़क बनाई जाएगी जिससे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा और फास्ट कंस्ट्रक्शन होगी। एटलीस्ट ये तो इशू नहीं होगा ना कि मटेरियल की जो है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, दूसरे जगह से दूसरे देशों से आ नहीं पा रहा है, तो ये सारे जो बहाने हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। साथ ही 3 टियर क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म है। कंसर्न जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो फर्स्ट ईयर है। स्टेट लेवल पे आप देखो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिनको यहाँ पे रोड क्वालिटी, इट मीन्स कि जितनी भी सड़कें बनाई जा रही है तो उनमें जो मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है उसको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत है, वो यहाँ पे रोड वर्क्स को इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप 3 टियर में यहाँ पे मैकेनिज्म रखा गया है। अगर अचीवमेंट की बात करें कि तो अब तक यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर सेकंड देखें तो यहाँ पे 50,000 किलोमीटर का अभी एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क है जो कि यहाँ पे आपका लाया गया है। इसमें से ओनली 4,240 किलोमीटर रोड लेंथ जो है ये बैलेंस है। इट मीन्स कि आप देखो कि ये चीज़ कहा गया था कि यहाँ पे कंसोलिडेट करनी 50,000 जो किलोमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क है, बट इसमें से सिर्फ 4,240 किलोमीटर ही हो पाया। रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत देखें जो कि लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया में था, जो कि 2016 में ये स्कीम आपका लाया गया है। तो जितने भी रोड है, ब्रिजेस वर्क है, वो यहाँ पे इस स्कीम के तहत लिया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते थे। साथ ही साथ जिस राज्य में काम किया जा रहा है तो उस राज्य की सरकार के साथ और जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ कंसल्ट करते थे। 4,419 किलोमीटर रोड लेंथ की अगर हम लोग बात करें, जो कि यहाँ पे आपका आउट ऑफ 5,412 किलोमीटर रोड लेंथ है, तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और बैलेंस वर्क जो है वो यहाँ पे 2023 तक कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें है कि 2016 से ये स्कीम चलते आ रहा था, 2021 तक यहाँ पे रहने का था 5 इयर्स तक, बट इसको और एक्सटेंड किया गया है कि जितनी इसकी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा डेटा है नहीं, आपको कन्फ्यूजन के लिए तो कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। बस ये याद रखना है कि रेवेन्यू विलेज और पंचायत को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे हैबिटेशन को इंक्लूड किया जा रहा है जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। एंड सेकंड वन इज़ कि यहाँ पे अप्रूवल के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, साथ ही मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, 3 टियर यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डेयरी शाहकार स्कीम। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है उनके द्वारा डेयरी शाहकार स्कीम को लॉन्च किया गया है, वो भी गुजरात में। तो इसका एम है कि रियलाइजेशन करना एक विजन, वो भी कॉर्पोरेशन टू प्रॉस्पेरिटी में।
मेन यहाँ पे आप समझो कि डेयरी सेक्टर जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर इनकम है उनको डबल करना है और हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनानी है। तो दो मेन एम है जिसके तहत यहाँ पे डेयरी शाहकार स्कीम को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। इस शाहकार के तहत आप देखो कि टोटल 5,000 करोड़ यहाँ पे रखा गया है और डेयरी सेक्टर्स जो है उनको लोन भी मिलेगा कहाँ से, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। एनसीडीसी की बात करें तो ये एपेक्स लेवल स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया है और कानून जो बनाया जाता है वो 1963 में पार्लियामेंट के तहत बनाया गया है और ये एक्सक्लूसिव फॉर कोऑपरेटिव्स जो कि प्राइमरी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एपेक्स या मल्टी स्टेट या नेशनल लेवल पे है। एनसीडीसी की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है उसके तहत है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो इसको एनसीडीसी के द्वारा एक्सटेंड किया जा रहा है जो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव्स के लिए एलिजिबल होंगे, वो भी सारे एक्टिविटीज़ को लेकर, जैसे कि बोवाइन डेवलपमेंट हो गया, मिल्क प्रोक्योरमेंट है, प्रोसेसिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, वैल्यू एडिशन है। तो इन सब के लिए यहाँ पे जो है आपका एनसीडीसी से लोन लिया जा सकता है। फाइन। फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप देखो कि एनसीडीसी तो प्रोवाइड कर रही है जिसमें कि और भी सपोर्टिंग जो एक्टिविटीज़ सर्विस है उन सबको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। जैसे कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई भी कैटल फीड हो गया या फिर फीड सप्लीमेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट करनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डेयरी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये सारा काम जो है आप ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे एनसीडीसी के द्वारा दिया जा रहा है। कन्वर्जेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कन्वर्जेंस है यानी कि बहुत सारे स्कीम्स को मिलाया जा रहा है जो सरकार की है, राज्य सरकार की है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की है या फिर डेवलपमेंट एजेंसीज़ की है, बायलैटरल है, मल्टीलैटरल है, तो उन सबको यहाँ पे कन्वर्ज करने की भी बात की जा रही है। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई मिनिमम और मैक्सिमम कैप नहीं है प्रोजेक्ट कॉस्ट को लेकर। साथ ही यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसमें आपका मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जा रहा है उसकी खर्चे है, मार्जिन मनी क्या है उसकी खर्चे है और वर्किंग कैपिटल जो है वो है। लोन पीरियड की बात करूँ तो जो पीरियड ऑफ लोन है वो नॉर्मली यहाँ पे 5 से 8 साल के लिए रहेगा, जिसमें कि 1 से 3 साल जो है वो मोराटोरियम भी है, यानी कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जितना लिया गया है उसको रिपेमेंट करने के लिए 1 से 3 साल का यहाँ पे छूट भी दिया गया है। छूट इसलिए दिया गया है क्योंकि समटाइम्स आप देखते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो पाता है फार्मर्स को, उनके पास उतनी नहीं यहाँ पे प्रॉफिट हो पाते जिससे कि वो अपनी लोन को चुकता कर सके, तो इसलिए उनको एक काइंड ऑफ रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है मोरेटोरियम के बेस फॉर्म में। और यहाँ पे आप देखो कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो इन सब पे ये डिपेंड भी करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी हो गई ये दोनों आर्टिकल। सो आई होप कि आपको ये दोनों जो स्कीम है वो फिर से आपके यहाँ पे रिवाइज हो गई होगी। अपेंडिक्स 1 है, यहाँ पे ट्राइबल रिवॉल्ट्स आप देख सकते हो कि मेन लैंड जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स है उसके बारे में एक अच्छा यहाँ पे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख लो। सबसे पहले 1778 का यहाँ पे पहाड़ियाज है। प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ था ये, तो राजमहल हिल्स में था। इवेंट क्या हुआ, तो ब्रिटिश एक्सपेंशन हुए, यानी कि अपने टेरिटरी का ये ब्रिटिश एक्सपेंड कर रहे थे। आउटकम क्या निकला कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है फोर्स करते थे वो भी कि यहाँ पे अपनी टेरिटरी को एज ए दामनी कोल एरिया को वो डिक्लेयर करें, तो अपनी टेरिटरी वो बढ़ा रहे थे, उसी को वो अपने नाम से यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए बात रखे थे। सेकंड है यहाँ पे चौर अपराइजिंग, जिसको कि रिवॉल्ट ऑफ द जंगल महल भी कहते हैं। ये कब आपका कहाँ हुआ, तो ये 1795 से 1816 के बीच में हुआ। इवेंट यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक्चुअली यहाँ पे फेमाइन आ गए थे, लैंड रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था जिसके कारण इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा और चौर जो ट्राइब्स मैन है उनको यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था कि वो हथियार वगैरह ले। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था वो यहाँ पे दुर्जन सिंह के तहत था जो कि 1798 में था। अब इससे आउटकम ये निकल कर आया कि जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया। फिर आता है 1831 का कोल अपराइजिंग। ये कहाँ था, छोटा नागपुर में देखने को मिलेगा। इसमें क्या हुआ कि लार्ज स्केल जो है लैंड को यहाँ पे जो कोल हैंडमैन थे ना उनसे इसको ट्रांसफ़र कर दिया आउटसाइडर के नाम पे। आउटसाइडर कहने का मतलब है कि कोई हिंदू हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम फार्मर्स है या कोई मनी लेंडर्स है ना, तो उनके नाम पे ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ब्रिटिश जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज़ भी है, वो भी आप देखो कि जितने भी ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस थे कोल्स के उनको यहाँ पे अफेक्ट हुआ। बहुत फेमस लीडर आप देख सकते हो कि ये है बुद्धो भागत। इसका आउटकम्स क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है अगेन ये फोर्स किए कि यहाँ पे जो भी टेरिटरी है वो उनके नाम से कहलाए। हो एंड मुंडा अपराइजिंग है, 1820 से लेकर 1837 तक चला। सिंहभूम वाले एरिया में ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या था कि जो पराहात के राजा है वो यहाँ पे हो ट्राइबल्स जो यहाँ पे हो ट्राइबल्स है, आदिवासी है, वो ऑर्गेनाइज किए जिससे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में रिवॉल्ट हुआ। उनका जो काम था वो काम उनको सही तरीके से नहीं करने दिया जा रहा था, उनमें जो है बैरियर्स आ रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट देखने को मिला।
फिर 1831 में क्या हुआ कि वो मुंडास को ज्वाइन किए, जिससे कि वो प्रोटेस्ट किए कि न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसीज़ यहाँ पे लेकर आए, बंगालीज का जो है एंट्री यहाँ पे हुआ, और इससे जो आउटकम्स निकला वो ये है कि रिवॉल्ट जो है वो यहाँ पे 1832 में देखने को मिला, बट हो ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहा कब तक, तो 1837 तक। फिर है संथाल रेबिलियन जो कि 1855 से 56 तक चला, राजमहल हिल में आपको ये देखने को मिला था। इसमें क्या हुआ कि मनी लैंडर्स जो थे वो यहाँ पे पुलिस और ज़मींदार के सपोर्ट से पीजेंट्स को जो है यहाँ पे सबसे फिर आते हैं यहाँ पे संथाल रेबिलियन जो कि 1855 से 56 के बीच में। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये राजमहल हिल्स में है। यहाँ पे क्या हुआ, एज यू नो वेरी वेल कि मनी लेंडर्स जो है वो पुलिस और ज़मींदार के सपोर्ट से काफ़ी जो पीजेंट्स की लैंड है उसको सप्रेस करने लगे। इट मीन्स कि उनकी लैंड को जो है एक्सट्रैक्शन किया जा रहा था, डिस्पोजिशंस किया जा रहा था। सिंधु और जो कान्हू हैं तो यहाँ पे ब्रदर थे जो संताल्स के द्वारा यहाँ पे प्रोक्लेम किया जा रहा था कंपनी रूल को एंड करने के लिए। और फिर इस एरिया को जो कि भागलपुर और राजमहल के बीच में जो एरिया है ना उसको यहाँ पे ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र डिक्लेयर करने के लिए कहा गया। इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका आप देखो कि मिलिट्री एक्शन चला लंबा समय तक, वो भी वैरन हेस्टिंग के द्वारा जो कि रिवॉल्ट को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये संथाल रेबिलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस में तो देखने को मिलेगा ही। कौंड अपराइजिंग की बात करूँ जो कि यहाँ पे 1837 से 1856 के बीच में, ये आपको उड़ीसा टू यहाँ पे श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या था कि चक्रा बिसोई एक यंग राजा थे जो कि कॉन्ट्स को लीड कर रहे थे। वो जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा था, न्यू टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जो ज़मींदार की एंट्री है ना उन सब के अगेंस्ट में थे ये। दूसरी रिवॉल्ट है जो कि ट्रिगर किया गया था 1914 में, वो भी उड़ीसा रीजन में, और इस होप से कि जो फॉरेन रूल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पे रूल चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उनको अपना एक स्वतंत्र सरकार मिल जाएगा। बट क्या हुआ, बात यही हुई कि चक्रा बिसोइस जो है वो डिसअपियरेंस हो गए और अपराइजिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर है यहाँ पे कोया रिवॉल्ट जो कि ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक में देखने को मिला। यहाँ पे भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे अपनी टेरिटरी का नाम दे रहे थे। फिर है यहाँ पे भील रिवॉल्ट जो कि 1817 से 19 के बीच में था। ये आपका जो वेस्टर्न घाट में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा और नॉर्थ और डेक्कन के बीच में। फिर यहाँ पे क्या था कि वो यहाँ पे फेमाइन फेस कर रहे थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, साथ ही मिस गवर्नमेंट थी। बिल्स जो है वो यहाँ पे 1825, 1831 और 1846 में जो है वो रिवॉल्ट किए थे। गोविंद गुरु जो है वो यहाँ पे भील्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे कि जो भील राज है उसके लिए यहाँ पे, ठीक है, फाइट करने के लिए। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स और यहाँ पे कंसिलेटरी एफर्ट्स लेकर आए जिससे कि अपराइजिंग को वो कंट्रोल कर सके। फिर है कोली राइजिंग। कोली राइजिंग में आप देखो भील्स के अगल बगल के जो नेबर थे उनका था यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी रूल को जो इम्पोज किया जा रहा था और जिससे कि यहाँ पे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। फिर डिसमेंटलिंग हो गई उनके फोर्ट्स वगैरह, तो ठीक है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रामोसी राइजिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंडा रिवॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि छोटा नागपुर रीजन में था। यहाँ पे जो रेबेलियन थे ना वो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, बट यहाँ पे जितने भी गैदर्ड पॉलिटिकल फोर्स है वो यहाँ पे फ्यूडल, जमींदारी, टेन्योर, इन सब के अगेंस्ट में वो यहाँ पे फाइट कर रहे थे और मनी लेंडर्स के द्वारा भी काफ़ी पीजेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो इन सब के अगेंस्ट में ये फाइट कर रहे थे। यहाँ पे आउटपुट था कि ब्रिटिशर्स जो आर्म्ड फोर्सेस है वो यहाँ पे छोटा नागपुर वाले एरिया में डिप्लॉय किया गया और जो बिरसा थे उनको कैप्चर कर लिया गया और बाद में जो है उनको जेल भी दिया गया। अदर रिवॉल्ट क्या है कि ये नाइकाडा जो मूवमेंट है वो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश गुजरात वाले रीजन में, ये भी आपका जो कास्ट हिंदूज़ है और जो ब्रिटिशर्स है उसके अगेंस्ट में था। खरवार रिवेलियन की बात करें तो ये खरवार्स के द्वारा था जो कि बिहार में आपको देखने को मिलेगा और जो रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज़ है उसके अगेंस्ट में। बस्तार रिवोल्ट की बात करूँ 1910 में, ये आपको फ्यूडल और जो फॉरेस्ट डिवाइस है उसके अगेंस्ट में। ताना भागत मूवमेंट है जो कि आपको मुंडाज और ओरान ट्राइब्स के तहत देखने को मिलेगा, जिसको जागृत भागत यहाँ पे जत्रा भागत जो है वो यहाँ पे लीड कर रहे थे। रामपा रिवोल्ट है जो कि यहाँ पे अलूरी सीताराम जो राजू है उनके द्वारा लीड किया जाता। गोंड अपराइजिंग की बात करें तो वो यहाँ पे जितने भी गोंडर्म हैं उनके बिलीवर्स को यहाँ पे साथ लाया गया। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट्स टू द नॉर्थ ईस्ट में आप देखो कि अहोम मूवमेंट है, अहोम रिवॉल्ट है 1828 का जो कि आसाम वाले रीजन में। यहाँ पे इवेंट था कि ब्रिटिशर्स जो है उनके प्रोमिसेस को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे थे, जो कि फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद यहाँ पे देखने को मिला।
रेबेनियन जो है वो यहाँ पे जो गोमधर कौनवार है उनके लीडरशिप में चला। इससे क्या आउटकम निकला कि यहाँ पे अपराइजिंग को जो है कंपनी के द्वारा सप्रेस कर दिया गया लास्टली। फिर खासी अपराइजिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है 1833 का। ये गारो और जानतिया हिल्स जो है आपका मेघालय में, वहाँ पे ये आपका ये अपराइजिंग था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो रोड यहाँ पे डेवलप करे और जो ट्राइबल्स थे वो यहाँ पे अपने आप को तीर्थ जो सिंह है उनके तहत वो ऑर्गेनाइज़ किए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इंग्लिश मिलिट्री जो है वो यहाँ पे इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दी। अदर मेजर मूवमेंट आप देख सकते हो कि ये सिंगपौर रेबेलियन है जो कि आसाम में था। कुकीज़ रिवॉल्ट है जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी और जिस तरीके से वो लेबर को रिक्रूट कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट में था। त्रिपुरा में भी यहाँ पे रिवॉल्ट चला है कि यहाँ पे हाउस टैक्स वगैरह जो है वो बहुत बढ़ा दिया गया था। सेटलमेंट जो आउटसाइडर के थे उनके अगेंस्ट में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जेलियांग संग जो मूवमेंट था वो भी मणिपुर में है, जिसको कि जेमी रोंगमई ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे लीड कर रहे थे। नागा ट्राइब्स जो नागा मूवमेंट जो कि यहाँ पे मणिपुर में है, मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। नागा राज को सेटअप किया जा रहा था। हेराका कल्ट है जो कि यहाँ पे गाइंटू लियो के द्वारा यहाँ पे आपका लीड किया जा रहा था मणिपुर वाले रीजन में। ओके, सो ये सारी यहाँ पे बातें हो गई हैं। अब यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ है और साथ ही यहाँ पे प्लेस इन वर्ल्ड है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो उत्तराखंड में क्या हुआ है कि पीएम जो है वो यहाँ पे रिबिल्ड किए हैं समाधि स्थल जो कि श्री आदि शंकराचार्य के नाम से केदारनाथ में, ये केदारनाथ धर्म में यहाँ पे आपका फेमस है, तो ये याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ कि यहाँ पे जो मारुसुदार रिवर है, अब यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि मारुसुदार कहाँ पे है, तो ये याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में है। डाइवर्जन हुआ है यहाँ पे पकल डुल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट करने के लिए। श्रीनगर जो है यहाँ पे आपका यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ जो यहाँ पे नेटवर्क है उनको यहाँ पे ज्वाइन किया है श्रीनगर ने। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ तो 1000 ऑफ फिश जो है वो यहाँ पे डेड पाई गई है कामेंग रिवर में, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे पंजाब में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो करतारपुर कॉरिडोर को जो पाकिस्तान के साथ है उसको रीओपन की। हरियाणा में क्या है कि आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि यहाँ पे संदाई विलेज के नियर आपको डिस्कवर्ड होते हुए दिखेगा, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। बुंदेलखंड में क्या है कि पीएम के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को इस रीजन में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में आप देखो कि 30 टाइगर से भी ज़्यादा जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से माइग्रेट किए। कूनूर नेशनल पार्क जो है यहाँ पे 13 चीता को नेक्स्ट ईयर लाया जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ में क्या है कि रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिनके द्वारा यहाँ पे ऑर्डर किया गया है मेजर्स की वो यहाँ पे एडवर्स जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है रिवर महानदी और बहामनी बैंक से, तो उनको यहाँ पे देखे क्योंकि इलीगल क्वायरिंग वगैरह हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये सारे जगह जो है वो इम्पॉर्टेंट थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ में थे हमारे इंडिया में। अब वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, जिसमें कि आपको लिथुनिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चाइना के द्वारा डाउनग्रेडेड किया गया इनका डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद लिथुनिया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बेलारूस है जो कि आपका यहाँ पे बेलारूस को थ्रेटन किया गया है कि जो गैस ट्रांजिट है यूरोपियन यूनियन का वो भी माइग्रेट जो क्राइसिस है उसके लिए उसको कट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तो ये नीचे है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रही हूँ जिसमें लिथुआनिया है, बेलारूस है। उसके बाद इंग्लिश चैनल आप देख सकते हो, तो फ्रांस के द्वारा यूके की जो बाउंड माइग्रेट थे इंग्लिश चैनल में थे उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। फिर वेस्ट एशिया में आते हैं ओमन, तो ओमन में विजन 2040 जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिससे कि वो अपनी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे। इसी बीच इंडियन नेवी शिप जो है त्रिकंड उसको भी डिप्लॉय किया गया है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के बीच में, तो ये याद रखिएगा। ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें तो जो डिफॉरेस्टेटेड है यहाँ पे एरिया ब्राज़ील अमेजोन में, तो वो यहाँ पे 15 ईयर्स हाई है, यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे जंगलों को काटा जा रहा है और डिफॉरेस्टेशन एरिया यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। इक्वाडोर की बात करूँ तो यहाँ पे गन बैटल जो है इक्वाडोर के लार्जेस्ट प्रिजन के तहत आपको देखने को मिलेगा जो कि एटलीस्ट 60 इनमेट्स को किल कर चुके हैं। पेरू की बात करें तो अर्थक्वेक जो है यहाँ पे नदर्न पेरू को हिट किया, यहाँ पे बहुत तेज़ी की अर्थक्वेक आई है। उसके बाद सूडान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो सूडान के थे वो रीइंस्टेंटेड हो गए, फिर से रीस्टोर कर लिया गया है। अब ये आपका काम है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्राइम मिनिस्टर सूडान के कौन है। इथोपिया की बात करें तो ट्रिगरे है जो कि यहाँ पे इथोपियन बॉर्डर में देखने को मिलेगा। सोलोमन आइलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स को सोलोमन आइलैंड में भेजे हैं। साथ ही नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो लांगटांग माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो यहाँ नेपाल की फर्स्ट हाइड्रो पावर है जो कि ग्लेशियर लेक से देखने को मिलेगा। यूक्रेन की बात करूँ तो यूक्रेन और जो नाटो मेंबर है यहाँ पे आपका ये देखो कि एक्सरसाइज जो हो रहा है यहाँ ब्लैक सी में। चुम्बी वैली है चाइना के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है हमारा चुम्बी वैली में,
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या है कि मैं इसे डिटेल में नहीं समझाती, क्योंकि ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये सारे प्लेसेस न्यूज़ में थे, किस कारण से न्यूज़ में थे। बाकी जो डिटेल है हम लोग तो यहाँ पे मैगजीन में डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये मैगजीन आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट दिसंबर मंथ की जब मैगजीन आएगी तो मैं उसको डील करूँगी। तो अगर आप लोग को विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ मेल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विज़न है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो न्यू मंथ की मैगजीन आ चुकी है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्कीम्स इन न्यूज़। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड देन सेकेंड यहाँ पे हमारी स्कीम होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये दोनों स्कीम को मैं आज यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी प्रीलिम्स 2022 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस योजना के तहत आप देखो कि यहाँ पे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 5,000 रुपीज़ का, और ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को वेरीफाई करने के लिए कि उनका अकाउंट यहाँ पे पीएम जनधन योजना के तहत है कि नहीं बैंकों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जा रही है। ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पीएम जनधन योजना जिसमें कि ज़ीरो बैलेंस से यहाँ पे अकाउंट ओपन की जा रही थी, मान लीजिए कि यहाँ पे पैसे नहीं है किसी के बैंक अकाउंट में, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। वो भी यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, तो उस हिसाब से अगर विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि बैंकों में आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना लिमिट जो लगाया गया है 5,000 तक आप मनी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, अगर आप लोग को अर्जेंट नीड है, कुछ आप लोग को पैसे की ज़रूरत है तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो ये आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इट मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, मेजोरिटी आप देखो कि वहाँ पे गरीब लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बेसिक एमिनिटीज़ को भी डे बाय डे वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो वैसे लोगों के लिए उनकी जीवन को और बेटर करने के लिए ये मिशन लाया गया है। तो यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि लोगों के पास अगर पैसे की कमी है तो यहाँ पे पॉवर्टी कम हो सके, जिससे कि वो जो भी वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो, स्किल्ड वेजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ें उनको मिल सके। साथ ही यहाँ पे 9 to 10 करोड़ जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे मोबिलाइज कर सके सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक यहाँ पे ऐसी ग्रुप होती है जो कि लोग एक साथ आते हैं और अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं और ख़ुद का भी हेल्प करते हैं। तो इस फेज़ मैनर में उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाई गई है। और इस मिशन का ये जो मिशन है इसकी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, दूसरी बात है कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को और भी ज़्यादा यहाँ पे मोबिलाइज़ करनी है। अब डिटेल देख लेते हैं इस स्कीम का क्या है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, जो कि 1999 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर इसको 2010-11 में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और इसी के तहत आप देखो कि यहाँ पर नाम चेंज करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि एक अच्छा खासा फोकस प्रोवाइड करता है, मोमेंटम प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग अपने देश में पॉवर्टी रिडक्शन कर सके, गरीबी को कम कर सके। 2015 में ये प्रोग्राम का नाम रीनेम किया गया और तब से ये दीनदयाल जी के ऊपर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया। फिर से यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना निकल कर आया। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कोई भी ऐसी स्कीम जो कि यहाँ पे पॉवर्टी को हटाने के लिए होती है, मास लेवल पे होती है, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। स्कीम बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे आपका सेंट्रल सेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा ये स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे फंड दिया जाएगा इस स्कीम में वो यहाँ पे आपका डिवाइडेड होगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका 60-40 के रेशियो हो सकता है फॉर नॉर्मल स्टेट और फिर उसके बाद 90-10 हो सकता है फॉर हिली रीजन और हिली रीजन प्लस यहाँ पे आपका 90-10 का रेशियो जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। तो इस तरीके का होता है कि 90% यहाँ पे जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, 10% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।
बट व्हाट अबाउट सेंट्रल सेक्टर स्कीम? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इट मीन्स कि इस स्कीम में यहाँ पे फंड जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं कि इस स्कीम की क्या की फीचर्स है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन है। एटलीस्ट एक विमेन मेंबर जो है, हर एक यहाँ पे जो भी ग्रामीण पुअर हाउस होल्ड है ना, उसमें से एक विमेन यहाँ पे होनी चाहिए जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत इनको लाना है और एक टाइम बाउंड मैनर पे यहाँ पे एक पर्टिकुलरली उन पे इन्फेसिसाइज करनी है जो कि यहाँ पे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है। तो इट मीन्स कि विमेन की जो कंडीशन है उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे एक विमेन तो होनी ही चाहिए उस एरिया से। सेकेंड है कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर की। जैसे आप देखो कि कुछ जो टारगेट ग्रुप है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, वो यहाँ पे वेल डिफाइंड, ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल प्रोसेस, जो भी पार्टिसिपेटरी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है गरीब लोगों का, वो यहाँ पे आपका रखा जाता है। और कम्युनिटी के लेवल पे सारे हाउस होल्ड जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज ए पुअर, वो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे PIP प्रोसेस है जो कि पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर है, कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको पार्टिसिपेट कराना है। ये यहाँ पे आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का टारगेट ग्रुप है और ये एलिजिबल है सारे बेनिफिट्स के लिए जो भी यहाँ पे प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड की जा रही है। थर्ड पॉइंट है कि कम्युनिटी फंड्स जो है वो रिसोर्स है इन परपेचुइटी। अगर हम लोग देखें तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है एक रिवॉल्विंग फंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, ये एक रिसोर्सेज की तरह है। तो रिवॉल्विंग फंड है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस हिसाब से यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि बेटर तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सके। फिर है यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन, इट मीन्स कि हर एक लोग के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो डिमांड साइड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फिनेंशियल लिटरेसी जो है वो प्रमोट हो रहा है पुअर्स में। और साथ ही साथ आप देखो कि फिनेंशियल लिटरेसी कहने का मतलब है कि लोगों को ये पता होना चाहिए। फिनेंशियल इंक्लूजन होगा, इट मीन्स कि लोगों के पास बैंक अकाउंट होंगे तो फिर लोगों को पता होगा कि बैंकों से जो है वो कैसे बैंकों में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उनसे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ATM यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना। तो ये भी एक अपने आप में फिनेंशियल लिटरेसी है। साथ ही यहाँ पे कैटालिटिक जो कैपिटल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उनके फेडरेशन को। ये तो डिमांड साइड के हिसाब से। लेकिन अगर सप्लाई साइड से देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो मिशन के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो यहाँ पे फिनेंशियल सेक्टर्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और साथ ही इनकरेज करेंगे कि इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि लाइवलीहुड मिशन है, ये मिशन जो है मेनली यहाँ पे क्या है कि फोकस करेंगे कि कैसे लोगों की जो दिनचर्या है, जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल है और जैसे वो जीते हैं, वो पोर्टफोलियो जो है और ज़्यादा प्रमोट हो। क्योंकि मेनली आप लोग देखो कि वल्नरेबल रिडक्शंस होनी चाहिए लोगों में, जो ये दयनीयता है, इट मीन्स कि लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो इन चीज़ों को कम करना है और उनकी जो लाइवलीहुड है उनको इन्हांस करना है। ओके, साथ ही आप देखो अदर फीचर्स भी है, हाई एम्फेसाइज करनी है किसमें, तो दूसरे प्रोग्राम के साथ इसको कन्वर्ज करके, साथ ही पार्टनरशिप करना है जितने भी NGOs वगैरह है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ ही साथ ये 2 लेवल पे होगा, स्ट्रैटेजिक भी और इम्प्लीमेंटेशन भी, तो इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद अगर नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको एज ए सबसेट जैसा यहाँ पे आपका लाया गया। जैसे ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत क्या है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग एक ही स्कीम लेकर आए और उसी से पॉवर्टी रिडक्शन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे स्कीम होंगे, जैसे कि आप पोषण अभियान भी देखते हो, वो भी एक इसी का सबसेट है। क्योंकि यहाँ पे गरीबी कम करने के लिए जो कुपोषित बच्चे हैं, जो एनीमिक बच्चे हैं, उनको यहाँ पे जो है सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जिससे कि खून की कमी ना हो, जिससे कि बच्चों में जो हाइट कम रह जा रहा है या फिर एज कम मतलब कि वेट कम रह जा रहा है या फिर आपको मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पे आपका सबसेट बनाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोर वैल्यूज़ क्या है कि यहाँ पे पुअरेस्ट को इंक्लूड करना है। किसी भी स्कीम में आप देखो कि जो स्कीम बनाए जाते हैं बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना होता है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन जो सच में हकदार होते हैं उस स्कीम के, वहाँ तक वो स्कीम की बेनिफिट नहीं पहुँच पाती है, वो कहीं ना कहीं बीच में ही खो के रह जाती है। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे इस स्कीम में इंक्लूड करना है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए सारे प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन की। ओनरशिप और की रोल भी कहा जा रहा है कि गरीबी का होना चाहिए, उनके इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, वो भी सारे स्टेजेस में, कि जब प्लान कर रहे हैं तब हो, जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब हो, और इस चीज़ को अगर मॉनिटर कर रहे हैं तब हो। साथ ही कम्युनिटी की सेल्फ रिलायंस पे मैटर करता है कि आत्मनिर्भर बनाना है, और सेल्फ डिपेंडेंसी की भी बात होती है कि लोग खुद पे ही डिपेंडेंट हो, दूसरे पे और दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो।
अब तक यहाँ पे अचीवमेंट देखते हैं, क्योंकि ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, 2015 से इसका नामांकन हुआ है, तो अब तक आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल 8 करोड़ वुमेन जो है वो गरीब से और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ से उनको मोबिलाइज किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। साथ ही आप देखो कि करेंट ईयर में 248 ब्लॉक्स है, जिसमें कि यहाँ पे आपका कवर किया गया है 41 लाख हाउस होल्ड, और इसको यहाँ पे जो है 3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे इसको कवर किया गया है। 3.5 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है उनको भी डेवलप किया गया है। और स्कीम्स में आप देखो कि टोटल यहाँ पे 4.35 लाख करोड़ जो बैंक लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और कब से कब तक का है, तो 2013 से 2021 तक का है। साथ ही जो एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों का ऐसा एसेट जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर लोन के फॉर्म में दे दिया गया है और लोन यहाँ पे लोगों के द्वारा रिपेमेंट नहीं की गई है, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ये 2.57% है। ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पे सही तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन वो उनकी बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है तब जाकर वो लोन जो है वापस से चुकता कर देते हैं ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनकी बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है, तभी वो वापस से पैसे भी जो है वो यहाँ पे दे पा रहे हैं। तो ये बातें हैं कि अपनी जो है यहाँ पे जो भी लोन है उसको रिपेमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए एनपीए रेशियो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 2.57 ही है ओनली। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव देखा हमने, डिटेल्स ऑफ स्कीम में देखे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन है, की फीचर्स क्या है और अचीवमेंट क्या है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अब इसको एक्सटेंड करने की बात की गई है कि 2026 तक जो है सिंचाई कृषि योजना को यहाँ पे बढ़ाया जाए। सिंचाई कृषि योजना ये आपका इरिगेशन के लिए यहाँ पे आपका स्कीम लाया गया है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट को इरिगेशन में कन्वर्ज करना, वो भी फील्ड लेवल पे, ठीक है। साथ ही आप देखो कि जो फिजिकल एक्सेस है वाटर का फार्म में, उसको यहाँ पे आपका फाइनेंस करना और एक्सपेंड करना जो कल्टिवेबल एरिया है। इट मीन्स कि हर खेत को पानी, जहाँ पे भी आप देखो कि क्रॉप फसल लगाया जा रहा है उस फसल में पानी की ज़रूरत है, तो पानी वहाँ पे मिलनी चाहिए। इंटीग्रेशन करना है जो वाटर सोर्स है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर एफिशिएंट यूज़ करना है, जिससे कि हम लोग पानी को बेटर तरीके से यूज़ कर सके, और वो भी एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस को इस्तेमाल करके। साथ ही ऑन फार्म जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप देखो कि बहुत ज़्यादा जो है इरिगेशन के टाइम में पानी की वेस्टेज होती है। पानी के कारण जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होते हैं वो यहाँ पे आपका बह के चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाती है तो ऊपर लेयर की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है, और ऊपर लेयर की जो मिट्टी होती है अपर लेयर ऑफ सॉइल, उसी में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फर्टिलिटी होती है, तो फर्टाइल सॉइल्स जो है वो भी इरोड हो जाते हैं। तो ये सारे जो है अननेसेसरी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जो कि इरिगेशन के पानी के कारण होता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एडॉप्शन है, एक अच्छा खासा मेथड होना चाहिए इरिगेशन का, और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप देखो मोर क्रॉप पर ड्रॉप है, इस तरीके की यहाँ पे आपकी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, और अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से क्रॉप है तो इसके ऊपर पाइप बिछाया जाता है, और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस क्रॉप में वो पानी जाते रहता है। इट मीन्स कि अगर आप तेज़ कर दोगे फोर्स तो यहाँ पे पूरी तरीके से पानी बह जाएगी, टंकी खत्म हो जाएगी और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होती है। लेकिन ये ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर यहाँ पे जा रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे वेस्टेज नहीं हो रही है पानी की। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बेटर तरीका यहाँ पे अपनाना चाहिए इरिगेशन के लिए। साथ ही जो एक्वाफायर्स है उनकी रिचार्ज के लिए भी काम करना होगा, कि ग्राउंड वाटर टेबल्स इतने ज़्यादा नीचे चले गए कि एक्वाफायर्स को रिचार्ज करना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी होगी जो रेनफेड एरियाज है उनके डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे हम लोग वाटरशेड अप्रोच को ही यूज़ कर सकते हैं सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए। साथ ही ग्राउंड वाटर को भी हम लोग को यहाँ पे रीजनरेट करना है। तो ये सारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। मेनली आप लोग देखोगे सिंचाई यानी कि इरिगेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव है उन सबको ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा गया है। अब यहाँ पे समझिए, बात करें इरिगेशन की, एग्रीकल्चर की, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होंगे। अगेन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है, जिसको कि यहाँ पे आपको फॉर्म किया गया है यहाँ पे जो ऑन गोइंग स्कीम है उनको मिलाकर। जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो इसके तहत जो पहले की स्कीम थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सारे, और ऑन फार्म वाटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपका कंपोनेंट था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 3 ऐसे स्कीम है जिसको मर्ज करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम रखा गया है। वाटर बजटिंग जो है ये भी किया जाता है सारे सेक्टर में, जैसे कि घर में पानी कितना आता है, कितने खर्च होते हैं, कितना यहाँ पे यूज़ होता है, कितना यहाँ पे नॉन यूज़ होता है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी की बर्बादी हो रही है या फिर पानी का यहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हो कि बहुत सारे वेस्ट वाटर जो है वो बाहर निकलते, तो फिर यहाँ पर भी अलग तरीके का प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, ये आपका यहाँ पे इस स्कीम के तहत बनाया गया है नबार्ड में।
कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक तरीके से और जो भी इनकम्प्लीट मेजर या माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के अलावा एक और फंड है जो कि माइक्रो इरीगेशन फंड है, ये भी आपका NB नाबार्ड के साथ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि एक स्टेट फाइनेंस जो असिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है और ये जो है यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा सारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि यहाँ पे चेयरमैनशिप है वाइस चेयरमैन का नीति आयोग का, इसके तहत आपको देखने को मिलेगा। कंपोनेंट की बात करें कृषि सिंचाई योजना का, तो एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है। इसमें क्या कि फास्टर कंप्लीशन पे फोकस करना है कि जो भी मेजर और मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना उसको सही तरीके से और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। हर खेत को पानी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड्स हो, पोखर हो, सब कुछ जो है उनको ये रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है। और यहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए जो ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज है। साथ ही आप लोग को जल संचय है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। साथ ही न्यू वाटर सोर्सेज लेकर आना है माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू। साथ ही ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट करनी है उस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये जो है आज के डेट में स्टोर रन ऑफ, फ्लड रन ऑफ के कारण जो है वो यहाँ पे सिंक हो रहे हैं। डाइवर्जन करना है पानी को, यानी कि डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पे पानी को जो है डाइवर्ट करना है, जिससे कि यहाँ पे सर्विस एरिया तक पहुँचे, जो इरिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है वहाँ पानी पहुँचे, तो ये भी काम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है उसको भी यहाँ पे फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं पीछे हमारे जो भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस थे, टेक्नोलॉजीज था, उनको हम लोग भूल चुके हैं, तो इसलिए इनको भी हम लोग को रिवाइव करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग अपने शहर का देख सकते हो, ये है जल मंदिर गुजरात की, खतरी खूल हिमाचल प्रदेश की, जाबू नागालैंड की, इर्री तमिलनाडु की, डोंग्स आसाम की, कातास बंदास ये उड़ीसा और MP की है। तो इन सारे राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़िशिएंट वाटर कन्वीनियंस होनी चाहिए और प्रिसाइज वे में यहाँ पे वाटर एप्लीकेशन डिवाइस होनी चाहिए। जैसे आप देखो कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैसे होता है, तो ड्रिप इरीगेशन है, ड्रिप ड्रिप करके पाइप से जो है वो पानी गिरते रहेगा। स्प्रिंकल है जो कि आप देखते हो कि चारों ओर घूम घूम के पूरे फील्ड में पानी दे देता है। पाइवॉट्स है, रेन गन है, ये सब ऐसे हैं यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम समय में ज़्यादा इल्ड कर सकते हैं। साथ ही माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इरीगेशन जो स्ट्रक्चर है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है, जिससे कि जो और भी सोर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, डग वेल हो गया, तो इनसे जो भी सोर्स यहाँ पे लेकर आते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे करना है। स्टोरेज यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंडरी स्टोरेज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पानी को स्टोर करने का भी एक प्रबंध होना चाहिए। जो एक्टिविटी है वो भी एक्सटेंड करना चाहिए साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत थर्ड कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। इफेक्टिव तरीके से हम लोग को रन ऑफ जो होता है, यानी कि वाटर जो है वो खेती से बाहर निकल कर जाता है, जिसमें कि आप देखो कि फर्टाइल सॉइल भी चली गई, काफ़ी कुछ चली जाती है, तो उस चीज़ को रोकना है। और जो मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है उन चीज़ में यहाँ पे हाथ देना है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें आप लोग देखो कि रिज एरिया ट्रीटमेंट है, इसमें आपको काम करना है। ड्रेनेज लाइन है, ट्रीटमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे बारिश होती है तो बारिश के वाटर को भी यहाँ पे सेव करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे MG नरेगा को यहाँ पे आपका कवर करना होगा, कन्वर्ज करना होगा, और यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को क्रिएट करके, जिससे कि फुल यहाँ पे आपका पोटेंशियल है कि कैसे बैकवर्ड जो रेन फेड है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ है जिसमें कि हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। पानी जो यहाँ पे रन ऑफ हो रहा है उसको कहीं तरीके से रोकने की यहाँ पे प्रबंध करनी चाहिए। तो ये तीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है। एक तो है यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी, सेकेंड है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड थर्ड है वाटरशेड मैनेजमेंट। सो गाइज आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे। आज टाइम कम थी इसलिए मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ स्टार्ट की हूँ। कल से मैं प्रॉपर तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है, आप लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे अपनी विजन आइज के करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन को कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतनी, कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।